अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एबीजीज, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, देन फार्मूलाज कुछ देखेंगे, कुछ चीज़ें स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि कैसे बीसीक्यूज़ को हमने करना है, फिर उनकी यहाँ पे 6 केसेस सॉल्व करके बीसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। बीसीक्यूज़ के बाद एसएक्यू को हम देखेंगे कि अगर एबीजी हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आती है तो हमें क्या फार्मूलाज लिखने हैं और क्या 4 स्टेप्स करके दिखाने हैं। फिर हम एज अ प्रैक्टिस 22 बीसीक्यूज सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में मैं जो हूँ वो क्विज़ दूंगी जो कि आप सॉल्व कीजिएगा, उसके आंसर्स अपने पास लिख लीजिएगा और लास्ट में इस स्लाइड के उसकी आंसर की मौजूद है तो वहाँ से आप अपने आंसर्स को टैली कर लीजिएगा। तो ये जो टॉपिक है एबीजीज़ का, अगर ये समझ आ जाए तो ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपकी कोशिश होती है फिर कि कहीं से आपको एबीजी मिले और आप उसको सॉल्व करके देखें कि इसका क्या आंसर बनता है। तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड पे आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे कि रमज़ान चल रहे तो एक हदीस में ये डिस्कस करना चाहूँगी। इसकी एज अ समरी मैं आपको बताती हूँ कि तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि 2 शख्स हैं जिन्होंने एक साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो इस्लाम कबूल किया और कबूल करने के बाद पहला जो शख्स था उसने मेहनत की, जिहाद किया और वो शहीद हो गया, जबकि जो दूसरा शख्स था वो 1 साल बाद फौत हुआ उस शख्स के जो कि पहले शहीद हुआ था। तो तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ख्वाब में देखते हैं कि इन दोनों शख्स में से वो शख्स जो कि 1 साल बाद फौत हुआ था वो पहले जन्नत में चला गया है, जबकि जो वो शख्स जो कि शहीद हुआ था वो जो है वो बाद में जन्नत में गया है। तो उन्होंने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ख्वाब, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो शख्स जो कि शहीद के 1 साल बाद फौत हुआ था उस शख्स को रमज़ान का महीना मिला, उसने रमज़ान के रोज़े रखे और उस शख्स ने 1 साल पूरी नमाज़ें अदा की और सजदे किए। तो इसकी वजह से नमाज और रोज़े की वजह से वो शख्स जो कि बाद में फौत हुआ है जबकि वो शख्स जो कि शहीद से पहले फौत हुआ है, इन दोनों की जन्नत में ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतना जो है वो फ़र्क हो गया। यानी जो शख्स फौत हुआ था उसने रमज़ान का महीना पाया और रोज़े रखे तो वो ज़्यादा ऊपर वाली जन्नत पे था बनिस्बत वो जो कि 1 साल पहले शहीद हुआ था। तो इस हदीस से हमें इतना अच्छा सबक मिलता है कि जैसे कि रमज़ान का महीना है तो हमने बहुत अच्छे से रमज़ान के रोज़े रखने हैं और जैसे कि हदीस में आता है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला रोज़ों का अजर कितना ज़्यादा हमें देगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने नहीं बताया कि रोज़े का अजर कितना है। तो हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह शहीद से ज़्यादा जो है वो रोज़ेदार को अजर दे। तो हमने ऐसा रोज़ा रखना है जो कि सिर्फ हमारे पेट का रोज़ा ना हो, हमारे पूरे जिस्म का रोज़ा हो, हमारी ज़बान, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे हाथ, हर चीज़ ऐसे काम करे जो कि अल्लाह की फर्माबरदारी में इस्तेमाल हो और कोई गुनाह ना हो। कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। और पहली चीज़ रोज़े और दूसरी चीज़ नमाज, कि हमने नमाज बहुत अच्छे से अदा करनी है, कोई नमाज हमने नहीं छोड़नी। जैसे कि हदीस भी है कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ सिर्फ नमाज है, तो हमने नमाज और रोज़ों का बहुत अच्छे से एहतमाम करना है। अब हम अपना टॉपिक को जो है वो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है एबीजीज, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ये जो हम लेते हैं ब्लड, ये हम आर्टीरियल ब्लड लेते हैं, यानी आर्टरीज से ब्लड लेते हैं, हम वेन से ब्लड नहीं लेते। जो वेन और आर्टरी का ब्लड होता है उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो कलर में भी फ़र्क होता है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा ब्लड है। जो आर्टीरियल ब्लड होता है वो थोड़ा ज़्यादा रेडिश होता है, यानी कि रेड रेड लग रहा होता है, जबकि जो वीनस ब्लड होता है वो बहुत डार्क होता है। तो इन दोनों में ऐसे कलर डिफ्रेंशिएशन भी होती है। अब एबीजीज, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, हम क्यों देखते हैं? हम इसलिए देखते हैं ताकि हम बॉडी का पीएच देख सकें कि पीएच की क्या रेंज चल रही है, क्या बॉडी के एसिडोसिस है बॉडी में या अल्कलोसिस है। और पीएच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए। अगर पीएच नॉर्मल रेंज पे होम्योस्टेसिस ना हो, मेंटेन ना रहे, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस से बहुत ड्रास्टिक बॉडी के ऊपर असर आता है। अब एबीजीज की जो हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ 3 चीज़ों की बात करेंगे। हम करेंगे पीएच की बात, हम करेंगे HCO3 की बात और
CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात। तो इन 3 चीज़ों की हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम स्टडी कर लेते हैं। HCO3 बाइकार्बोनेट जो होता है, बाइकार्बोनेट आयन, ये हमारी बॉडी में अल्कली होता है, यानी जो इस बाइकार्बोनेट आयन की नेचर है वो अल्कलिक लाइक है, बेस लाइक है, यानी ये बेसिक इन नेचर है। तो जब अगर HCO3 बॉडी के अंदर इंक्रीज कर रहा है, बेस अल्कली इंक्रीज कर रही है बॉडी में, तो बॉडी अल्कलोसिस में चली जाएगी। अल्कलोसिस का मतलब क्या है? पीएच जो बॉडी की है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारी नॉर्मल पीएच होती है 7.35 से 7.45। अगर बेस ज़्यादा हो गई तो अल्कलोसिस की तरफ बॉडी चली जाएगी, पीएच बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एसिडिक इन नेचर होती है। ये जो हम इनहेल एंड एक्सेल करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर रहे होते हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर है। तो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ही रही, जैसे कि COPD के पेशेंट में होता है, अस्थमा में होता है कि वो सही से एक्सेल नहीं कर पा रहे होते अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर बॉडी के अंदर एसिडिक गैस रहेगी तो उसकी वजह से बॉडी भी एसिडोसिस में चली जाएगी। एसिडोसिस में जाने का मतलब है कि पीएच ड्रॉप हो जाएगी, और जब पीएच ड्रॉप होगी तो बॉडी एसिडोसिस में होगी। तो ये बाइकार्बोनेट आयन अल्कलिक बेसिक इन नेचर है, ये पीएच को बढ़ाएगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, ये पीएच को कम करेगी, एसिडोसिस करेगी। अब हमारे पास 5 डिसऑर्डर्स होते हैं। पहला है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, फिर है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, फिर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, एंड लास्ट है मिक्स्ड। थोड़ी सी इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का क्या मतलब है? रेस्पिरेटरी का जहाँ लफ्ज़ आए तो इसके साथ आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल एक्सेल करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो जहाँ रेस्पिरेटरी की बात आएगी वहाँ ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी बात हो रही होगी, और जहाँ मेटाबॉलिक की बात आएगी वहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन की बात हो रही होगी। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, यानी कि एसिडोसिस है, पीएच कम हुआ है बॉडी में, किसकी वजह से? PaCO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो जब जो है वो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, यानी हम एक्सेल नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, एसिडिक गैस थी ये। तो पेशेंट क्या कर रहा होगा? हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन का क्या मतलब है? सही से एक्सेल नहीं कर रहा, हल्की हल्की सांस ले रहा है। हल्की शैलो ब्रीथिंग की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो अंदर ही रहेगी और वो बाहर नहीं निकलेगी, अंदर रहने की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। और अगर जो है वो बहुत कोई पेशेंट है बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा है, ज़्यादा सांस ले रहा है, जैसे सांस फूल जाती है, तो हाइपर वेंटिलेशन होगी, ज़्यादा सांस ले रहे हैं। तो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या होगा कि जो अंदर एसिडिक गैस है वो बाहर निकल गई है, तो अंदर का अब क्या होगा? बॉडी के अंदर का जो पीएच है, वो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाएगा, यानी एसिडिक गैस अब बाहर निकल गई, अंदर कम है, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की तरफ बॉडी चली जाएगी, यानी कि बेस ज़्यादा हो जाएगी और ये जो एसिड है ये कम हो जाएगा। तो ये 2 रेस्पिरेटरी के डिसऑर्डर्स हैं। अब ये 2 मेटाबॉलिक के हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का क्या मतलब है कि जो बेस थी हमारी बॉडी में HCO3 वो कम हो गई है। HCO3 बाइकार्बोनेट आयन बेसिक इन नेचर था, जब ये कम होगा बॉडी में, इसका मतलब है कि बेस कम होने की वजह से एसिडिक हमारी बॉडी हो गई है, तो ये हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहेंगे। अगर बाइकार्बोनेट आयन जो कि बेसिक है ज़्यादा हो गया हमारी बॉडी में, बेस ज़्यादा हो गई है, तो हम उसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कहेंगे। और मिक्स डिसऑर्डर कब कहेंगे? ये हम BCQs में डिस्कस करेंगे इसको। तो ये 4 हमारे पास डिसऑर्डर्स आ गए। अब जब हम BCQ सॉल्व करे होंगे तो हम 3 चीज़ों की बात करेंगे, पीएच, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक, और कंपनसेशन। तो पहले हम पीएच देख लेते हैं। 7.35 से अगर पीएच कम है तो इसका मतलब है एसिडोसिस है, 7.45 से पीएच ज़्यादा है तो इसका मतलब है अल्कलोसिस है। अब कैसे पता चलेगा कि जो एसिडोसिस और अल्कलोसिस हुआ है वो रेस्पिरेटरी का एसिडोसिस हुआ है या मेटाबॉलिक का एसिडोसिस हुआ है, या अगर अल्कलोसिस हुआ है तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस? तो इसके लिए एक फार्मूला भी आता है रिमेंबर करने के लिए, नेमोनिक भी आती है, और ऐसे भी हम देख सकते हैं कि अगर पीएच बॉडी की कम हो रही है, 7.35 से पीएच कम हो गई है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू वो ज़्यादा हो गई है, तो अब इन दोनों में कौन सा रिलेशन आ रहा है? इन्वर्स का।
ये याद रखनी है बात, जब हम जो है वो रेस्पिरेटरी की बात कर रहे होंगे तो हम दो चीज़ों को देखेंगे, पीएच और PCA2। अगर जो है वो पीएच कम हो रही है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है, इन्वर्स ताल्लुक है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो वो रेस्पिरेटरी का मसला होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि पीएच कम हो रही है। और अगर हमारे पास क्या हो कि पीएच कम हुई, हमने देखा कि PCO2 भी कम हुआ, तो हमने इस वाले PCO2 को नहीं देखना, हमने नेक्स्ट HCO3 के ऊपर चले जाना है। अब अगर हम देखें पीएच भी कम हो रही है और HCO3 भी कम हो रही है, तो इन दोनों का ताल्लुक क्या है? इन दोनों का ताल्लुक डायरेक्ट है, यानी एक के कम होने से दूसरा भी कम हो रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। जब डायरेक्ट रिलेशन आ रहा हो तो हम उसको कहते हैं मेटाबॉलिक। जबकि अगर पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड में इन्वर्स रिलेशन हो, एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी का मसला है, इन्वर्स रिलेशन है। इसको याद रखने के लिए ये निमोनिक है। आर का मतलब है रेस्पिरेटरी, ओ का मतलब है ऑपोजिट। जब रेस्पिरेटरी का मसला होगा तो ये दोनों ऑपोजिट होंगे। और एम का मतलब है मेटाबॉलिक एंड ई का मतलब है इक्वल, यानी कि डायरेक्ट ताल्लुक होता है। मेटाबॉलिक में जब मसला होगा तो पीएच भी कम होगा, HCO3 भी कम होगा, या पीएच भी ज़्यादा होगा, HCO3 भी ज़्यादा होगा। तो ये रोम निमोनिक है एक, याद करने के लिए इस डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन को। अब अगर हम बात करें कंपनसेशन की, तो जैसे मैंने कहा कि इन दोनों को पीएच और PaCO2 को हम देख रहे हैं कि इसके अंदर इन्वर्स ताल्लुक है। अब जो ये तीसरी चीज़ है ये हम देखेंगे कंपनसेशन के लिए, कि कंपनसेशन में ये क्या हो रही है, बढ़ रही है या इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। ऐसे ही जब हम मेटाबॉलिक की बात करेंगे तो पीएच और HCO3 से तो हमने पता लगा लिया कि ये मेटाबॉलिक है, तो इस चीज़ को हम क्यों देखेंगे? इसको हम देखेंगे कंपनसेशन में इसको क्या हो रहा है। तो कंपनसेशन की अगर हम बात करें तो 3 तरह की होती है कंपनसेशन, फुली, पार्शियल और अनकम्पनसेटेड। अब अगर रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन से हमें क्या याद आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, कार्बन डाइऑक्साइड में मसला है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको जो है वो सही करने के लिए जो चीज़ एक्ट करेगी वो होगा मेटाबॉलिक का HCO3। हमने HCO3 को मेटाबॉलिक के नाम से याद रखा है, तो इसको ऐसे याद रखें, रेस्पिरेटरी का मसला है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कंपनसेशन में HCO3 यानी मेटाबॉलिक उसको कंपनसेट करेगी। अगर मेटाबॉलिक यानी HCO3 का मसला है तो इसको कंपनसेट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑपोजिट रिलेशन है। रेस्पिरेटरी में मसला है तो HCO3 मेटाबॉलिक कंपनसेट कर रही है, मेटाबॉलिक का मसला है तो रेस्पिरेटरी कंपनसेट करेगी। अब कंपनसेट करते हुए बढ़ेगी या कम होगी, ये इस फ्लो चार्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर मसला है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में प्रॉब्लम क्या होती है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, एसिडिक गैस कम हो गई बॉडी में तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी इसकी। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में कंपनसेट कौन करेगा? मेटाबॉलिक। जैसे कि हमने बात की कि रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड का मसला है तो मेटाबॉलिक HCO3 कंपनसेट करेगा। तो कंपनसेशन में ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक था, पहले ही बॉडी अल्कलोसिस में है, तो इसलिए इसको मज़ीद बेसिक नहीं बॉडी में रिटेन करना, तो ये क्या हो जाएगा? HCO3 कम हो जाएगा। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बॉडी में कम है, एसिडिक कम है गैस, तो कंपनसेशन में जो मेटाबॉलिक एक्ट करेगा वो क्या करेगा? वो बेस यानी HCO3 को कम कर देगा। अब मसला है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में। मेटाबॉलिक का लफ्ज़ से क्या पता चला? HCO3 क्या हो रहा है? इंक्रीज़, क्योंकि अल्कलोसिस है, ये बेस है, तो बेस इंक्रीज़ हो रही है तो इसलिए अल्कलोसिस हो रहा है। और कौन सा अल्कलोसिस? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि HCO3 जो है वो हम बात करते हैं मेटाबॉलिक की। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में HCO3 जब बढ़ रहा है तो उसको अपोजिट रेस्पिरेटरी कंपनसेट करेगा और कंपनसेशन में वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी जा रही थी एल्कलोसिस में, तो जो एसिडिक गैस है वो बढ़ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि उस बेसिक पीएच को थोड़ा नॉर्मल ले आए, तो हमारे पास एसिड ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर हम एसिडोसिस की बात करें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि एसिडिक की नेचर की है ना, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है अगर, तो ऑपोजिट मेटाबॉलिक कंपनसेट कैसे करेगा कि HCO3 बढ़ जाएगा। HCO3 बेसिक था, तो बेस को, क्योंकि बॉडी एसिडोसिस में है तो नॉर्मल लाने के लिए बॉडी को बेस जो थी HCO3 वो इंक्रीज़ कर जाएगी।
अब अगर मसला मेटाबॉलिक एसिडोसिस का है, मेटाबॉलिक का मतलब है HCO3 क्या हो रहा है, एसिडोसिस में जा रहा है, कम हो रहा है हमारे पास बेस, तो कंपनसेट इसको रेस्पिरेटरी करेगा। और रेस्पिरेटरी कैसे करेगा इसको कंपनसेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि एसिडिक नेचर की थी वो कम हो जाएगी। पहले ही बॉडी एसिडोसिस में है, तो जो ये गैस है ये कम हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास जो बॉडी है वो नॉर्मल पे आने की कोशिश करेगी। इस फ्लो चार्ट को आप बेशक BCQs को सॉल्व करते हुए लिख लीजिएगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी। तो ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं ये कंपनसेशन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही हैं, मसला इनमें है ऊपर वाली चीज़ों में, जबकि कंपनसेशन में ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। अब हम कुछ BCQs सॉल्व करते हैं तो उससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब हमारे पास ये BCQs आ गए। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास नॉर्मल pH कितनी होती है, 7.35 से 7.45। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो होती है नॉर्मल 35 से 45, और बाइकार्बोनेट आयन कितना होता है 22 से 26 या 22 से 28 भी कहते हैं, तो इसकी ये नॉर्मल रेंज है। अब पहला केस है जिसमें pH है 7.50, 7.50 45 से भी ज़्यादा है 50, तो इसका मतलब है कि pH क्या हुई हुई है, इंक्रीज़ हुई हुई है। अब अगर हम CO2 की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये कितनी है 47, इसकी नॉर्मल रेंज थी 35 से 45, ये 47 हुई हुई है, यानी ये भी अपनी नॉर्मल रेंज से इंक्रीज़ हुई हुई है। अब अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करें, हम क्यों बाइकार्बोनेट के ऊपर गए, जब हम देखेंगे कि pH भी बढ़ी हुई है और PCO2 भी बढ़ा हुआ है। pH और PCO2 में देखें डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तो हमने बात की थी कि डायरेक्ट रिलेशन हमने pH और HCO3 में देखना है जब हम मेटाबॉलिक की बात कर रहे होंगे। हमने देख लिया कि ये डायरेक्ट ताल्लुक है, डायरेक्ट का मतलब है कि मेटाबॉलिक का मसला है, तो मेटाबॉलिक में हम pH और HCO3 को देखते हैं। तो फिर हमने देखा कि HCO3 क्या कर रही है, HCO3 की जो नॉर्मल रेंज थी तो 26 से ये बढ़ी हुई है 32 पे गई हुई है, तो हमने देखा pH भी इंक्रीज़ है, HCO3 भी इंक्रीज़ है। इन दोनों में ताल्लुक क्या है, डायरेक्ट ताल्लुक है। इसका मतलब है कि मसला मेटाबॉलिक के अंदर है। मेटाबॉलिक में इसको और इसको देखेंगे। ये तो हमने देख लिया मेटाबॉलिक है। pH से हमें क्या पता चला, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। pH जब ज़्यादा हुई हुई होती है तो उसको हम एल्कलोसिस कहते हैं, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में मसला है। अब जो तीसरी चीज़ है वो हम देखेंगे कंपनसेशन के लिए, कि बॉडी ने कंपनसेशन की है या नहीं की। अब PCO2 अपनी नॉर्मल रेंज से क्या हुई हुई है, इंक्रीज़ हुई हुई है, और इसको होना भी क्या चाहिए था, अकॉर्डिंग टू ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला टेबल, इसके मुताबिक PCO2 को क्या होना चाहिए था। हमने कहा कि ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, तो रेस्पिरेटरी का जब मेटाबॉलिक का ये एल्कलोसिस है, जब मेटाबॉलिक का एल्कलोसिस होगा तो PaCO2 को क्या करना था, इंक्रीज़ करना था, और ये हुआ हुआ भी क्या है, इंक्रीज़ ही हुआ हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसने कंपनसेशन तो की है, अब कितनी की है, फुली की है या पार्शियल की है, तो ये पता चलेगा हमारे पास इस चीज़ से कि अगर नॉर्मल हो जाती pH 3.5 से 4.5 के अंदर आ जाती pH, इसका मतलब था कि फुली कंपनसेटेड है। अगर जो है वो ये अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर रहता, PCO2 35 से 45 तक ही रहता, ये कंपनसेशन में इंक्रीज़ ना करता, तो हम कहते हैं कि अनकम्पनसेटेड है। अब क्योंकि ये इंक्रीज़ किया है अपने नॉर्मल वैल्यू से, तो हम इसको कहेंगे कि पार्शली इंक्रीज़ है। ये तीनों टर्मिनोलॉजी समझ लें। पहला क्या है, अगर ये नॉर्मल रेंज में रहता तो अनकम्पनसेटेड, ये अगर इतना इंक्रीज़ करता कि pH को नॉर्मल कर देता तो हम कहते हैं फुली कंपनसेटेड, और ये इंक्रीज़ इसको होना था और ये इंक्रीज़ ही हुआ है, तो हम इसको कहेंगे कि ये पार्शली कंपनसेटेड है। तो इसका जवाब क्या बना कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है वो भी पार्शली कंपनसेटेड। अब जो दूसरा है हमारे पास, pH इसमें क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है, कम हो रही है, और PCO2 क्या कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है अपनी नॉर्मल रेंज से। तो अब हमने इन दोनों में देख लिया, इन दोनों में क्या ताल्लुक है, इन्वर्स। हमने बात की जब इन्वर्स की बात हो रही होगी तो रेस्पिरेटरी में मसला होगा। अब जब रेस्पिरेटरी की हम बात करेंगे ना, तो हम pH और PCO2 को ही सिर्फ देखेंगे कि इसका ताल्लुक रिवर्स है
और अगर जो है वो हम मेटाबॉलिक की बात करें होंगे तब हम इसका और इसका ताल्लुक देखेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। रेस्पिरेटरी में इन दोनों का देखेंगे। तो पीएच डिक्रीज़ कर रही है और ये इंक्रीज़ कर रही है, इन्वर्स ताल्लुक है, तो इसका मतलब है रेस्पिरेटरी। पीएच ड्रॉप हुई हुई है, इसका मतलब है एसिडोसिस। ये दो बातें तो हमें पता चल गई कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब कंपनसेशन में हम किसको देखेंगे? HCO3 को देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम देखें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होना चाहिए था, रेस्पिरेटरी का एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी के एसिडोसिस में कंपनसेशन में HCO3 को क्या करना है? इंक्रीज़ करना है। और हम अगर इसको देखें तो ये क्या हुआ हुआ है? HCO3 इंक्रीज़ हुआ हुआ है। इसकी नॉर्मल रेंज थी 22 से 26, ये 26 से ज़्यादा हुआ हुआ है, यानी इसने कंपनसेट किया है, लेकिन फुली कंपनसेट नहीं किया। अगर फुली करता तो पीएच नॉर्मल हो जाती, तो हम इसको फुली नहीं कह सकते। अगर ये अपनी नॉर्मल रेंज में होता तो हम इसको कहते कि अनकम्पनसेटेड है, लेकिन ये नॉर्मल रेंज में भी नहीं है, तो तीसरा क्या बना? पार्शली। तो हम कहेंगे कि ये पार्शली कंपनसेटेड है। अब नेक्स्ट देखें, पीएच क्या है? 7.35। 7.35 तो नॉर्मल पीएच है, लेकिन हम फिर भी इसको क्या कहेंगे? ये डिक्रीज़ हुआ हुआ है, क्योंकि ये 7.35 से नीचे हो तो क्या कहते हैं हम? एसिडोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पीएच नॉर्मल है ना, तो हम इसको देखने के लिए कि ये जो फुली कंपनसेटेड है ये रेस्पिरेटरी का फुली कंपनसेटेड है या ये मेटाबॉलिक का फुली कंपनसेटेड है, ये देखने के लिए हमें इसके साथ साइन अटैच करना होगा कि ये क्या है। ये 7.35 है, तो 7.35 यहाँ पे एसिडोसिस होता है, तो हम इसको कहेंगे ये कम हुआ हुआ है। अगर यहाँ होती वैल्यू यानी 7.44 होती या 7.42 होती, इस वाली चीज़ के करीब होती, तो हम कहते हैं ये अल्कोलोसिस बढ़ा हुआ है। अब ये इस तरफ है 7.35, तो हम कहेंगे ये कम हुआ हुआ है ये नॉर्मल, लेकिन हमें देखने के लिए कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक, हमने खुद से लगा दिया कि ये कम हुआ हुआ है। अब हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 3.5 से 4.5 जो रेंज है उससे ज़्यादा है, 49 है, ये इंक्रीज़ हुई भी है। तो इन दोनों से ही हमें पता चल गया कि ये क्या है? रेस्पिरेटरी का मसला है। अब जब हमने तीसरी चीज़ को देखा कंपनसेशन के लिए, 35 ये इंक्रीज़ हुआ हुआ है। तो अगर हम देखें कि रेस्पिरेटरी का जो हमारे पास ये क्या है? एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी के एसिडोसिस में पीएच को क्या करना चाहिए? HCO3 को क्या करना चाहिए? इंक्रीज़ करना चाहिए, और ये कंपनसेशन में इंक्रीज़ ही हुआ हुआ है। ये इतना इंक्रीज़ हुआ कि इसने पीएच को नॉर्मल कर दिया, 3.5 नॉर्मल पीएच है, इसका मतलब है ये फुली कंपनसेटेड है। पीएच को नॉर्मल कर दिया, फुली कंपनसेटेड। अगर ये अपनी नॉर्मल रेंज में रहता तो हम कहते हैं अनकम्पनसेटेड है। अगर ये नॉर्मल रेंज से थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ होता और पीएच को नॉर्मल ना किया होता तो हम कहते हैं कि ये पार्शली कंपनसेटेड है। अब इसको अगर हम देखें, 4.8 क्या है? पीएच इंक्रीज़ हुई हुई है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम है, 3.5 से 4.5 नॉर्मल रेंज है, तो उससे ये कम है वैल्यू। तो हमें पता चल गया ये ताल्लुक क्या है? इन्वर्स ताल्लुक है, रेस्पिरेटरी का मसला है और पीएच बढ़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? अल्कोलोसिस। हमने इसको कह दिया ये रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है। अब हमने इस चार्ट को देखा कि रेस्पिरेटरी का जब अल्कोलोसिस होता है तो HCO3 को क्या करना चाहिए? HCO3 को डिक्रीज़ करना चाहिए कंपनसेशन में। अब हमने इसको देखा HCO3 को कि कंपनसेशन में इसको अपनी नॉर्मल रेंज से डिक्रीज़ करना है, लेकिन ये तो अपनी नॉर्मल रेंज से इंक्रीज़ हुआ हुआ है। इसको होना डिक्रीज़ चाहिए था, लेकिन ये इंक्रीज़ हुआ हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि ये मिक्स्ड डिसऑर्डर है। हमने बात की थी ना कि 5 डिसऑर्डर होते हैं जिसमें से लास्ट मिक्स्ड होता है। तो मिक्स्ड का कैसे पता चलेगा? अगर इसके मुताबिक कंपनसेशन नहीं हुई भी, यहाँ लिखा था कि पीएच को HCO3 को डिक्रीज़ करना है, लेकिन ये डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीज़ हुआ हुआ है, ऑपोजिट हो गई है इस चीज़ के मुताबिक बात, तो इसका मतलब है कि ये मिक्स्ड डिसऑर्डर है। अब हम और डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है? पीएच कम है, PaCO2 ज़्यादा है। हमें पता चल गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है क्योंकि पीएच कम है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बाद हम इसको देखेंगे कि कंपनसेशन हुई है कि नहीं हुई। तो इसको क्या होना था? कंपनसेशन में इंक्रीज़ करना था, लेकिन ये इंक्रीज़ नहीं किया, ये अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है। 22 से 26 नॉर्मल रेंज थी, तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर है, तो हम इसको कहेंगे अनकम्पनसेटेड। अगर ये अपनी नॉर्मल रेंज से इंक्रीज़ कर जाता थोड़ा बहुत तो हम इसको कहते हैं पार्शली कंपनसेटेड, और ये इतना इंक्रीज़ करता कि पीएच को नॉर्मल कर देता तो हम कहते हैं फुली कंपनसेटेड। अब केस 6 में क्या है?
4-5 से ज़्यादा है ना वैल्यू, पीएच क्या है ज़्यादा है, PaCO2 की वैल्यू क्या है कम है, 35 से 45 रेंज से कम है। तो हमने देख लिया कि इसका ताल्लुक क्या है, इन्वर्स ताल्लुक होता है तो रेस्पिरेटरी का मसला होता है, पीएच बढ़ी हुई है इसका मतलब है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। अब कंपनसेशन में हम HCO3 को देखेंगे कि इसको क्या हुआ है, इसको होना क्या चाहिए था, कम होना चाहिए था, और ये हुआ भी कम है तो हम कहेंगे कि ये पार्शली कंपनसेटेड है। अगर हम उस फ्लो चार्ट को ना भी फॉलो करें कंपनसेशन को देखने के लिए तो हम खुद अपना कॉन्सेप्ट बनाएं, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। अल्कलोसिस का मतलब है बॉडी में बेस ज़्यादा है, तो यानी रेस्पिरेटरी का मसला है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है। प्रॉब्लम तो इसमें है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हुआ है। तो रेस्पिरेटरी का मसला हो तो मेटाबॉलिक यानी HCO3 कंपनसेट करता है। तो पहले से ही अल्कलोसिस है और HCO3 खुद बेस है, ये भी अल्कलोसिस करता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कम होगा कंपनसेशन में। तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी हमें पता चल जाएगा कि इसको कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये हमने डिस्कस कर लिए BCQs के लिए। अब अगर हमारे पास SAQ आता है तो SAQ में हमें लिखना होगा 4 स्टेप्स दे के सॉल्व करनी होगी ABG स्टेप वाइज। अब वो 4 स्टेप्स कौन से होते हैं तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले स्टेप में हमें बताना होता है कि pH एसिडोसिस की तरफ है या अल्कलोसिस की तरफ है। अगर pH कम है नॉर्मल रेंज से तो एसिडोसिस, pH ज़्यादा है तो अल्कलोसिस। सेकेंड स्टेप में हमें बताना होता है ये रिलेशन देख के कि रेस्पिरेटरी का मसला है या मेटाबॉलिक का मसला है। अगर रेस्पिरेटरी का मसला होता है तो थर्ड स्टेप में हम एक्यूट और क्रॉनिक देखते हैं। रेस्पिरेटरी की फर्दर 2 और टाइप्स होती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। मेटाबॉलिक की ये 2 टाइप्स नहीं होती। रेस्पिरेटरी में हम एक्यूट और क्रॉनिक फाइंड करते हैं, जबकि अगर मेटाबॉलिक हो, सेकेंड स्टेप में हमारे पास मेटाबॉलिक लिखा हुआ आ जाए तो मेटाबॉलिक में हम एक्सपेक्टेड PaCO2 फाइंड करते हैं। इन चारों के फार्मूलाज डिफरेंट हैं, हम एक एक करके जो है स्टडी करते हैं। ये 3 स्टेप्स हमने देख लिए। चौथे में हम बताते हैं कि कंपनसेशन हुई है या नहीं, अनकम्पनसेटेड है, पार्शली कंपनसेटेड है या फुली कंपनसेटेड है। तो ये 4 स्टेप्स में हमें लिख के बताना होता है। अब हम अगर इसको डिस्कस करें, 7.3 pH क्या है, 3.5 कम है pH, तो हमने लिख दिया कि ये एसिडोसिस है। pH से देख के पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक का मसला है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें pH और PCO2 को देखना होता है रेस्पिरेटरी में, और मेटाबॉलिक में हमें pH और HCO3 को देखना होता है। तो हम इसको देखते हैं, ये pH डिक्रीज़ किया हुआ है और PaCO2 अपनी नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज़ किया है। तो जब वो होता है इन्वर्स ताल्लुक होता है, pH कम हो रही है, PCO2 ज़्यादा हो रहा है, तो ये बता देता है कि रेस्पिरेटरी में मसला है। जब ये शुरू में ही हमें पता चल जाए ये कम है और ये ज़्यादा, तो हमने तीसरे पे जाना ही नहीं है, हमने लिख देना है कि रेस्पिरेटरी का मसला है। अगर ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो हमने तीसरे वाले ज़्यादा को देखना है, फिर हम कहेंगे कि ये मेटाबॉलिक है, क्योंकि हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं डायरेक्ट ताल्लुक के लिए मेटाबॉलिक में। अब हमने ये स्टेप 2 कर लिया रेस्पिरेटरी का। तीसरा स्टेप है एक्यूट एंड क्रॉनिक फाइंड करने का, एक्यूट pH एंड क्रॉनिक pH। एक्यूट pH का क्या फार्मूला है, 7.40 माइनस 0.008 ब्रैकेट के अंदर ये जो पहली वैल्यू है 68, ये PCO2 की वैल्यू हमने डालनी होती है, माइनस 40 जो है वो फिक्स्ड होती है वैल्यू, और फिर हमने इसका आंसर निकालना है। इन फार्मूला के अंदर सब चीज़ फिक्स्ड है, सिर्फ जो हमने चेंज करना है वो हमने यहाँ चेंज करना है, यहाँ पे हमें PCO2 की वैल्यू डालनी होती है, और फिर हमने जो है वो इन दोनों एक्यूट एंड क्रॉनिक की वैल्यूज़ निकाल लेनी है ये सॉल्व करके फार्मूला को। ये क्रॉनिक का अगर हम देखें तो क्रॉनिक में भी यही चीज़ है, 7.40 माइनस 0.003, यहाँ था 0.008 जबकि यहाँ है 3। एक्यूट एंड क्रॉनिक में सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है, बाकी दोनों चीज़ें सेम होती हैं फार्मूला के मुताबिक। तो हमने ये एक्यूट एंड क्रॉनिक निकाल लिया। अब चौथी चीज़ क्या आती है, कंपनसेशन देखने के लिए कि आया ये फुली है, पार्शली है या अनकम्पनसेटेड है। तो अगर हम HCO3 को देखें कंपनसेशन में, क्योंकि रेस्पिरेटरी में हम किसको देखते हैं, HCO3 को देखते हैं कंपनसेशन देखने के लिए। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, यानी बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा है, तो HCO3 बेस को क्या होना चाहिए, बेस को ज़्यादा होना चाहिए ताकि एसिड को कम कर सके। तो ये क्या हुई हुई है, बढ़ी हुई है।
तो इसका मतलब है कि ये क्या है, पार्शली कंपनसेटेड। अगर ये इतनी बढ़ती कि पीएच को नॉर्मल कर देती तो हम कहते फुली कंपनसेटेड। अगर ये अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर होती तो हम कहते हैं कि ये अनकम्पनसेटेड है। तो क्योंकि ये इंक्रीज़ की है अपनी रेंज से, नॉर्मल रेंज से, तो हमने कहा पार्शली कंपनसेटेड। तो हमने फिर इसको लिख दिया कि पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये हमने बात की थी रेस्पिरेटरी के एसिडोसिस की। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी के अल्कलोसिस की, ताकि हमें फार्मूला याद करने में ईजी हो। ये जो अल्कलोसिस है इसके फार्मूले में क्या फ़र्क होता है, प्लस प्लस आ जाता है यहाँ पे, और 40 जो है वो पहले लिखा हुआ होता है। ये फार्मूला और ये फार्मूला अगर हम देखें तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये रेस्पिरेटरी का ही है। ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो यहाँ माइनस था दोनों में, जबकि यहाँ प्लस होता है। यहाँ 40 बाद में था दोनों में, जबकि यहाँ पे 40 पहले है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो फिर अब अगर हम इस केस को डिस्कस करें, 7.6 क्या है, पीएच बढ़ी हुई है, यानी अल्कलोसिस है। फिर हम देखें कि ये क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या बना, पीएच बढ़ी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ हुई है, इन्वर्स ताल्लुक है, यानी रेस्पिरेटरी का मसला है। थर्ड स्टेप में हमने एक्यूट एंड क्रॉनिक देखना है। फार्मूले के मुताबिक हमने एक्यूट एंड क्रॉनिक निकाल लिया। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बाद में वो PCO2 की वैल्यू आएगी। यहाँ पे जब हम रेस्पिरेटरी की एक्यूट क्रॉनिक निकाल रहे होते हैं तो हम PaCO2 की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, और उसके अंदर हम यहाँ डालते थे वैल्यू। चौथे स्टेप में हमने देखना है कि कंपनसेशन हुई है कि नहीं। कंपनसेशन में हम इस वाली वैल्यू को देखेंगे। अब ये वैल्यू नॉर्मल रेंज के अंदर है। नॉर्मल कितनी होती है, 22 से 26, तो ये 25 है। ये नॉर्मल रेंज के अंदर वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये अनकम्पनसेटेड है। अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता तो हम कहते हैं पार्शली कंपनसेटेड है। अगर नॉर्मल रेंज से इतना ज़्यादा होता कि पीएच को नॉर्मल कर देता तो ये फुली कंपनसेटेड होता। तो हमने रेस्पिरेटरी के देख लिए, अल्कलोसिस भी, एसिडोसिस भी, एक्यूट एंड क्रॉनिक हमने निकाल लिया। अब हम दो मेटाबॉलिक की बात करेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। ये सारे फार्मूलाज जो यहाँ पे लिखे हैं ये 4 ही फार्मूलाज होते हैं जो कि याद करने होते हैं। तो ये यहीं पे चारों फार्मूलाज हमारे पास आ गए। तो अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, कैसे पता चला, पीएच क्या है, कम है, और PaCO2 क्या है, ये भी कम है। जब दोनों चीज़ें कम आ रही हो, इन दोनों का ताल्लुक डायरेक्ट बन रहा हो, तो हम इन दोनों का ताल्लुक नहीं देखते, हम HCO3 का ताल्लुक देखते हैं। तो इसके कम होने से ये भी कम है और ये भी कम है, फिर हम जाके कहेंगे ये मेटाबॉलिक है। मेटाबॉलिक में हम पीएच देखते हैं और HCO3 को देखते हैं। अगर ये दोनों इंक्रीज़ हैं, इसका मतलब है कि ये मेटाबॉलिक का प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब मेटाबॉलिक में हम अक्यूट क्रॉनिक नहीं देखते, रेस्पिरेटरी में हम देखते थे। मेटाबॉलिक में हमें निकालना होता है एक्सपेक्टेड PaCO2। एक्सपेक्टेड PaCO2 की वैल्यू, ये जो फार्मूला होता है इसमें ये होता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय ये जो बाइकार्बोनेट की वैल्यू थी ये +8, और फिर ब्रैकेट के बाहर +-2। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22 नहीं, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें हमने क्या करना होगा, 2 को माइनस भी करना है और 2 को प्लस भी करना है। यानी कि हमारे पास वैल्यू होगी तकरीबन 26। इसको सॉल्व करके 26 वैल्यू आएगी। अब 26 में से माइनस किया 2 तो 24 बन गया। 22 में से 22 नहीं था, 26 में 2 को प्लस किया तो 28 बन गया। तो ये हमारे पास इस तरह रेंज आ जाएगी, प्लस माइनस करने से एक कम वाली वैल्यू, एक ज़्यादा वाली वैल्यू। तो जब एसिडोसिस होगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, और अगर मेटाबॉलिक का एल्कलोसिस है तो ये फार्मूला है और ये चेंज है। अच्छा, थर्ड स्टेप में हमने PCO2 एक्सपेक्टेड कैलकुलेट कर लिया। अब फोर्थ स्टेप में हमने देखना है कि पार्शली कंपनसेटेड है, फुली है या अनकम्पनसेटेड है। तो मेटाबॉलिक का मसला है। मेटाबॉलिक में पीएच और HCO3 को हम देख लेते हैं कि ये देखने के लिए कि मेटाबॉलिक है या एसिड वो है मेटाबॉलिक है। इन दोनों के बाद कंपनसेशन के लिए हम इसको देखते हैं। अगर मेटाबॉलिक का मसला है तो कंपनसेशन में हम रेस्पिरेटरी को देखते हैं। तो हमने फिर इसको देखा कि ये अपनी नॉर्मल रेंज से क्या किया है, होना क्या चाहिए था और इसने क्या किया है। अगर हम देखें मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, HCO3 क्या है, कम है बॉडी में, तभी एसिडोसिस हो रहा है, वो भी मेटाबॉलिक का। तो अब ये जो PCO2 है ये एसिडिक गैस है।
अगर ये इंक्रीज़ हुई तो मज़ीद एसिडोसिस हो जाएगा। तो कंपनसेशन में इसको डिक्रीज़ करना चाहिए था और ये किया भी। तो क्या हुआ, ये पार्शियली कंपनसेटेड कहलाया। अपनी नॉर्मल रेंज में अगर ये होता तो ये अनकम्पनसेटेड कहलाता। नॉर्मल रेंज से इतना कम होता कि पीएच को नॉर्मल कर देता तो ये फुली कंपनसेटेड कहलाता। तो ये हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखा। अब हम देख रहे हैं मेटाबॉलिक का अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक के अल्कलोसिस में हम इसको देखते हैं 7.5 जो है ये क्या है, वैल्यू 3.5 से 4.5 से बढ़ी हुई है। तो हमने कह दिया ये अल्कलोसिस है, पीएच इंक्रीज़ की हुई है। PCO2 को हमने देखा तो ये भी क्या है, अपनी वैल्यू से, ये तो अपनी वैल्यू के रेंज के अंदर है, ये नॉर्मल पीएच में है। तो जैसे कि हमने कहा था ये देखने के लिए कि रेस्पिरेटरी का मसला है या मेटाबॉलिक का मसला है, तो हमने इसको नहीं देखना होता, हमने इसको और इसको देखना होता है। तो ये क्या है, पीएच बढ़ी हुई है और HCO3 भी बढ़ा हुआ है। तो ये दोनों इंक्रीज़ किए हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है, पीएच भी बढ़ी हुई है, HCO3 भी बढ़ी हुई है, डायरेक्ट ताल्लुक है इन दोनों का। इसका मतलब है मेटाबॉलिक में इशू है। ये वाली बात थी कि हम इसको नहीं देखते रिलेशन में कि ये बढ़ा हुआ है या कम हुआ हुआ है, क्योंकि ये तो हम कंपनसेशन में देखते हैं कि ये इंक्रीज़ है या डिक्रीज़। ये पता लगाने के लिए कि मेटाबॉलिक का मसला है या रेस्पिरेटरी का मसला है, पीएच और HCO3 को हम देखेंगे। तो पीएच इंक्रीज़ है, ये भी इंक्रीज़ है, मेटाबॉलिक हमने कह दिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब थर्ड स्टेप में हम एक्सपेक्टेड PCO2 निकालेंगे। इसका फार्मूला है 0.7 मल्टीप्लाई बाय ये जो बाइकार्बोनेट की वैल्यू थी +21। इसका आंसर निकाल के हम क्या करेंगे कि प्लस करेंगे 2 को, ये वाली वैल्यू बन जाएगी, और माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। यानी इसका आंसर आएगा 44.8। तो 44.8 में माइनस करेंगे 2 को, 42.8 बन जाएगा। 44.8 में प्लस करेंगे 2 को तो 46.8 बन जाएगा। तो इस तरह जब मेटाबॉलिक होगा तो उसमें हमने एक्सपेक्टेड PCO2 निकालना है। एल्कलोसिस है तो ये वाला फार्मूला, एसिडोसिस है तो ये वाला फार्मूला। फिर फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि अनकम्पनसेटेड है, फुली है या पार्शियल। तो कैसे पता चलता है, PCO2 को देखने के लिए। मेटाबॉलिक का मसला है, HCO3 का मसला है, तो कंपनसेशन में रेस्पिरेटरी CO2 को देखेंगे। इसको क्या करना था, अगर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में बेस ज़्यादा है, तो बेस ज़्यादा को नॉर्मल करने के लिए PCO2 को बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ा नहीं है। तो इसका मतलब है ये अनकम्पनसेटेड है, ये अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर ही रहा। इसका मतलब है ये अनकम्पनसेटेड है। अगर ये अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता और इसको बढ़ना भी चाहिए था तो हम कहते हैं पार्शली है, और अगर इतना बढ़ता कि पीएच को नॉर्मल कर देता तो हम इसको कहते हैं कि ये फुली है। अब हमने ये चारों देख लिया, अब हम एक मिक्स्ड को डिस्कस करते हैं। पीएच हमारे पास क्या है, 90 है, 6.90 कम है, पीएच कम है। फिर हमने HCO3 को देखा कि HCO3 क्या है, बढ़ा हुआ है। हमने कह दिया कि ये जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। क्यों, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है। अब हमने इसको देखा कंपनसेशन में इसको क्या होना चाहिए था, रेस्पिरेटरी के एसिडोसिस में यानी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, एसिडिक है हमारी बॉडी, तो HCO3 बेस को बढ़ना चाहिए ताकि बॉडी के एसिडोसिस को नॉर्मल पे लेके आए। तो इसको चाहिए था इंक्रीज़ होना, लेकिन ये इंक्रीज़ की बजाय डिक्रीज़ हो गई HCO3 की वैल्यू। जब भी ऐसा कुछ हो कि इंक्रीज़ होना चाहिए था कंपनसेशन में लेकिन हो डिक्रीज़ गई है, तो हम कहेंगे कि ये मेटाबॉलिक का मसला है, क्योंकि इसने वो वाला रूल फॉलो नहीं किया। ये वाला जो हमने पढ़ा था टेबल, इसके मुताबिक या जो हम कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई करते हैं उसके मुताबिक ये नहीं हुआ। इसको इंक्रीज़ होना चाहिए था लेकिन ये डिक्रीज़ हो गया, ये मज़ीद बॉडी को एसिडोसिस में लेके जाएगा। तो हम इसको कहेंगे कि ये मिक्स्ड डिसऑर्डर है। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे कुछ BCQs को।